अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम मुबासी। आज तीन बड़ी खबरें हैं जी। भारत को बड़ी सफारती हजीमत का सामना करना पड़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने सवाल उठा दिए उसके हमलों पे कि आम शहरियों को मसाजिद को निशाना बनाया और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की। इस हवाले से और पहलगाम का कोई सबूत नहीं मिल सका, तो ये बहुत बड़ा एक स्लैप है इंडिया पे। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात अचानक ख़राब हुए हैं। उसकी वजह एक तालिब इल्म रहनुमा की शहादत है जिनको टारगेट किया गया और इम्कान है कि उनको इंडिया की तरफ टारगेट किया गया और कातिल इंडिया फ़रार हो गए, जिसकी वजह से हंगामे फूट पड़े हैं इंडियन एम्बेसी के बाहर इंडिया के ख़िलाफ़। और बाकायदा तौर पे कहा जा रहा है कि जो 7 सिस्टर्स हैं, जो रियासतें हैं, उनको बांग्लादेश में इंज़माम कर दिया जाए। ये भी बाकायदा मुतालबे सामने आ रहे हैं। क्या चल रहा है और क्यों हो रहा है। और तीसरी खबर, पाकिस्तानी सियासत की बड़ी पेशरफ्त। एक और मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी मक्खन से बाल की तरह बरी हो गए हैं। बाकी सारे जो हैं इनके PTI के रहनुमा, वो सारों को सज़ा हो गई, 10-10 साल की सज़ा हुई है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी एक बार फिर बच निकले। क्या ये एक इशारा है कि पाकिस्तान की सियासत में एक डील होने जा रही है? इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले इस चैनल को करें आप सब्सक्राइब, ताकि हम आपको बताएं कि इस मुल्क में हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। अच्छा जी, एक और लाहौर की ATC ने एक फ़ैसला दिया है और एक बड़ा फ़ैसला आया है। और उस फैसले के तहत ये हुआ है कि जी PTI के जो रहनुमा हैं बड़े बड़े, उन सबको 10-10 साल की सज़ा दे दी है ये 9 मई के मुकदमात में। लेकिन जो बड़ी पेशरफ्त उसमें हुई है, उसमें ये हुई है कि उसमें जिसको सज़ा नहीं हुई वो हैं शाह महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी आपको पता ही है, वो पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर भी रहे हैं PTI के दौर में ही। महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, इन सबको 10-10 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी ने 9 मई के मुकदमात में। और लेकिन उसके साथ साथ वाइस चेयरमैन जो तहरीक इंसाफ के थे, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी मुल्तान से, उनको जनाब बरी कर दिया है। इससे पहले भी वो बरी हो चुके हैं और उनके वकील का कहना है कि बरीयत के बावजूद भी वो जेल में ही रहेंगे। लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। कोट लखपत जेल, आपको अभी अंसार अब्बास साहब की स्टोरी भी आई थी 1-2 दिन पहले कि वो अब सरगर्मियों का मरकज़ बन चुकी है PTI और हुकूमत के दरमियान। और बाकायदा तौर पे जो वज़ीर आला KP हैं, उन्होंने भी कोट लखपत जेल जाना है मुलाकात के लिए, वो भी इसमें शामिल हैं। इसीलिए वो इमरान खान साहब से मुलाकात के दिन नहीं आया डयाला के बाहर। और उसके अलावा फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, ये सारा ग्रुप भी एक सरगर्म है और जो है वो मुल्की टेम्परेचर को मामूल पे लाने के लिए PTI और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट और रियासत के दरमियान एक मुफाहमत की जो कोशिश हो रही है, उसका हिस्सा लग रहा है। तो शाह महमूद कुरैशी एक रियासत के लाडले के तौर पे सामने आ रहे हैं, मतलब जिनको ज़्यादा तंग नहीं किया जा रहा। क्योंकि वो भी जेल में इतने अरसे से हैं, लेकिन देखें आप, ना PTI के लोग उनसे मिलने जाते हैं, ना कुछ और होता है, ना ही उनको कोई सख्ती बहुत ज़्यादा की जाती है। हर मुकदमे से वो 9 मई के बरी हो रहे हैं। और जी, जो इसलिए कहा जा रहा है कि यार ये इनका बरी होना कोई इशारा है किसी तरफ। अच्छा, अदालत जो लाहौर की थी उसने मजमूई तौर पे 13 मुलजमान को सज़ा सुनाई, जबकि 8 मुलजमान को मुकदमे से बरी कर दिया। इश्तिहारी करार पाने वालों में फ़ारूक अंजम, हबीब अहमद, अरसलान और अकबर शामिल हैं। इस इंसदाद दहशतगर्दी के जज थे जनाब मंजर अली गिल। उन्होंने कोट लखपत जेल में फ़ैसला पढ़ कर सुनाया और कल ये फ़ैसला महफूज किया गया था। मुकदमे में प्रोसिक्यूशन के कुल 56 गवाहों ने बयानात कलम बंद किए थे। और ये मुकदमा क्या था, थाना रेस कोर्स ने क्लब चौक GOR गेट पर, GOR जो गवर्नमेंट का होता है, GOR गेट पर हमले का मुकदमा दर्ज कर रखा था। और FIR के मुताबिक मुलजमान ने क्लब चौक में GOR गेट के सिक्योरिटी कैमरे तोड़े, पुलिस की वायरलेस और GOR गेट के शीशे भी तोड़े। मुलजमान ने सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया और इन पर 9 मई की बगावत और फसादात पर उकसाने का इल्ज़ाम है। अदालत के मुताबिक जुर्माने की अदम अदायगी पर मुलजमान को 1 साल मज़ीद सज़ा काटनी होगी। तो ये इस सज़ा में उम्मीद भी है और भाई मुर्दगी भी है, मायूसी भी है कि जी और मुलजमान को सज़ा हो रही है। लेकिन अगर कोई बात ठीक हो गई तो शायद ये सारे मुलजमान को रिलीफ मिलना शुरू हो जाए। ये पाकिस्तान में ऐसा ही होता है, सज़ाएं मिलती हैं और जब इशारे ठीक हो जाएं तो फिर सज़ाएं ख़त्म भी हो जाती हैं। तो इसलिए बहरहाल शाह महमूद कुरैशी तो एक बच निकले हैं। अब आगे जो क्या कोई मुफाहमत होने जा रही है, इस बारे में काफ़ी इशारे सामने आ रहे हैं कि शायद कोई मुफाहमत का एक बीज बोया जा रहा है और आने वाले दिनों में कोई उम्मीद जागे। इसमें फवाद चौधरी बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं, उसमें इमरान इस्माइल किरदार अदा कर रहे हैं और उसमें शाह महमूद कुरैशी की हमायत शामिल है मुबैना तौर पर। और इवन चीफ मिनिस्टर KP जो सोहेल अफरीदी, वो भी इसमें लूप में आ चुके हैं। तो ये अच्छी खुशाइंद बात होगी। वैसे मैं समझता हूँ अगर मुफाहमत हो जाती है, किसी हद तक मुल्क की टेम्परेचर डाउन होता है और आपस में एक ताल्लुकात ठीक हो जाते हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। मुल्क का तवज्जो जो है, मुल्क की पूरी तवज्जो मईशत पे हो तो ज़्यादा बेहतर बात है।
अब आते हैं जी दूसरी खबर की तरफ, और वो इंडिया को बहुत बड़ी हजीमत हुई है जी। और यूएन की तरफ से, अक़वाम मुत्तहिदा के जो इंसानी हकूक़ के मुबस्सिर हैं, उनकी एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में भारत की एकतरफ़ा फ़ौजी कार्रवाई और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया। जो भारत ने कार्रवाई की थी ना अपने पहलगाम अटैक के बाद, पाकिस्तान पे हमला किया, पाकिस्तान के मदारिस पे बच्चों को निशाना बनाया, इसको बाकायदा तौर पे कॉल आउट किया है यूएन ने। बड़ी पेशरफ्त है, पाकिस्तान की बड़ी सफारती फतह, इंडिया की बड़ी अजीमत है। और उस रिपोर्ट में ये हुआ था, भारत का जो दावा था उस पर भी सवाल उठाया गया कि जी पहलगाम पे आप कह रहे हैं हमला हुआ, पहलगाम पे कुछ हुआ है, आपके पास कोई सबूत भी नहीं थे। बड़ा सफारती झटका उनको लगा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के माहिरीन ने खुलकर कहा है कि मई में भारत की फ़ौजी कार्रवाई पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी थी। ये पाकिस्तान तो हमेशा से कहता है भाई पहलगाम में अगर पाकिस्तान का हाथ था जो भारत क्लेम कर रहा है तो कुछ सबूत देते दुनिया को। आपने बगैर सबूतों के एक मुल्क पे चढ़ाई कर दी, बच्चों को मार दिया, और फिर बाद में पाकिस्तान ने जब वापस जवाबी कार्रवाई की इंडिया पे तो उन बच्चों के नाम मिसाइलों पर लिखे हुए थे। कम अज़ कम ये तो उनके वालिदैन को इत्मीनान मिला कि हमने उन बच्चों को भूला नहीं है। और फिर पाकिस्तान को अल्लाह ने इज़्ज़त देनी थी, वो इज़्ज़त हुई, वो बैटल हुई, वो एयरफोर्स की तारीख़ी बैटल, उसमें फ़तह, फिर उसके बाद 10 मई की फ़तह और ऑपरेशन बुनियान मरसूस, और वो सारी जो इज़्ज़तें मिलनी हैं उसके बाद से पाकिस्तान को पूरी दुनिया में इज़्ज़त मिल रही है। पाकिस्तान की एयरफोर्स की इतनी इज़्ज़त हो गई है, पाकिस्तान के जहाज़ों की जो चाइना की टेक्नोलॉजी से बने थे, जो पाकिस्तान में इंडिजिनसली बने थे, ऑर्डर मिलना शुरू हो गए। तो ये यानी कहते हैं कुबे को लात लगी कुबा सीधा हो गया। तो भारत ने जो की थी ना ये बात, हिना रबानी खर का अभी हाल ही में इंटरव्यू आया, बिल्कुल सही था कि मोदी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उसने पाकिस्तान को एक मुत्तहिद भी किया, दुनिया में इज़्ज़त भी दिलवा दी। और सफारती सतह पर यह साल वाकई में पाकिस्तान के लिए बहुत कामयाबियों का साल रहा है। ऐसे तो नहीं कि ट्रंप साहब भी बुला रहे हैं पाकिस्तान को, दुनिया के सारे ममालिक इज़्ज़त दे रहे हैं, हर तरफ से बेजा बेजा हो रही है, कोई तो वजह है ना। तो ये सारा इंडिया ने जो किया, कहा गया है यूएन वालों की रिपोर्ट में, जो उनके इंसानी हकूक़ के माहिरीन हैं, उन्होंने कहा गया कि भारतीय हमलों में आम शहरी रिहायशी इलाके खत्ता के मसाजिद को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में जानी नुकसान हुआ। भारत ने पहलगाम का जो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया था, पहलगाम उनके टूरिस्ट रिजॉर्ट पे फायरिंग का, उस पर भी सवालिया निशान उठाया गया कि उसका कोई काबिल एतबार सबूत पेश नहीं कर सके। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि दहशतगर्दी के नाम पर भी कोई मुल्क दूसरे मुल्क की सरहद पार करके हमला नहीं कर सकता, ये बैनुल-अक़वामी कानून में जुर्म है। पानी को हथियार बनाना, जो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से अभी भी उन्होंने किया है, पानी अचानक छोड़ा है जिस पर पाकिस्तान ने एहतजाज भी किया है, इस पर भी अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है रिपोर्ट में कि भारत की जानिब से सिंध तास माहिदा मुअत्तल करने पर भी सख्त तशवीश की गई है। और पानी को आले के तौर पर, दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना इलाकाई अमन के लिए ख़तरा है। भारत को सवालनामा भी भेजा था उन्होंने, उसका जवाब कोई नहीं उनको मिल सका। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने ये कहा है और भारत ने कोई जवाब नहीं दिया। और पाकिस्तान का मौक़िफ़ मजबूत हुआ है। पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि भारत की जारियत गैर कानूनी है, और आज अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी है। अब क्या आलमी बरादरी भारत से जवाब मांगेगी कि कैसा आपने सारे डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को, दुनिया के तरीक़ों को छोड़कर ये काम किया है, या फिर ये रिपोर्ट भी आलमी रिपोर्टों के एक बहुत बड़े अंबार में दफन हो जाएगी। ये एक सवालिया निशान है जिस पर हम सबको ये सोचना होगा कि आखिर क्या इसका क्या अंजाम होगा। मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा, लेकिन कम अज़ कम सफारती सतह पर तो बहुत बड़ी हज़ीमत है। अच्छा, बात है जी तीसरी खबर की तरफ, और वो भी भारत के हवाले से बहुत भारत को बैकलैश मिल रहा है। बांग्लादेश ने अपनी आज़ादी जो कि पाकिस्तान से उन्होंने हासिल की थी 16 दिसंबर, उस पर जनाब हो क्या रहा था कि उस दिन इंडियन हाई कमीशन के बाहर मुजाहरे हो रहे थे और इंडिया के ख़िलाफ़ पूरा बांग्लादेश एक ज़बान हो गया था। वजह क्या थी? उनके एक तालिब इल्म रहनुमा हैं उस्मान हादी, उनको जनाब टारगेट कर दिया पिछले जुमे को, और जो टारगेट किया गया इल्ज़ाम है कि वो इंडियन नेशनल्स थे या इंडिया के बिहाफ पे कर रहे थे। इंडियन नेशनल नहीं, इंडिया के बिहाफ पे कर रहे थे, इंडिया का हाथ था उसमें। 2 लोग थे जो उनको फायरिंग करके, जब वो नमाज के बाद रिक्शे में बैठ के जा रहे थे तो उनको फायरिंग करके मार दिया गया था। उस्मान हादी कौन है आज हम आपको बताना चाह रहे हैं। और उसके बाद जो मुजाहरे फूट पड़े और पूरे बांग्लादेश में 2 अखबारों के दफातर को भी जला दिया गया, हंगामे फूट पड़े, उनको शदीद ज़ख्मी हुआ है, फिर उनको सिंगापुर भेजा गया इलाज के लिए। वो कल जो है ख़बर आई अफसोसनाक कि वो जानबर नहीं हो सके और शहीद हो गए वो। तो उनकी एहतजाज के बहुत ज़्यादा एहतजाज हुआ उनकी शहादत पर, और वो बड़े भारत मुखालिफ समझे जाते थे, उनका बड़ा मजबूत मौक़िफ़ था। उनके कत्ल ने जो है वो बांग्लादेश में भारत के ख़िलाफ़ गम और गुस्से को बढ़ा दिया है। ज़ाहिर है लोगों ने
अवामी लीग के ख़िलाफ़ भी गुस्सा निकालना शुरू कर दिया, भारत के ख़िलाफ़ भी नारे लगाए, जो भारतीय स्वार्थी मिशंस के दफातर के सामने जो मुजाहरे हो रहे हैं, और उसमें भारत की सियासी दखल अंदाजी करार दिया। अब तो बाकायदा 7 स्टेट्स हैं, आसाम वगैरह, जो भारत की बांग्लादेश के साथ मिलती हैं। वहाँ पे एक जमात ने बांग्लादेश की कहा है कि ये 7 सिस्टर्स उनको कहते हैं, कि 7 सिस्टर्स पे जो है ना बांग्लादेश कब्ज़ा कर ले। उस पर बांग्लादेश के जो हाई कमिश्नर हैं इंडिया में, उनको तलब करके बाकायदा भारत ने एहतजाज किया। उस पर बांग्लादेश की एक जमात ने कहा है कि भारत के सफारतकारों को भी इसी तरह बुलाएं और उनके ख़िलाफ़ करें, क्योंकि वो हमें क्यों हरासा कर रहे हैं। तो ये ठीक ठाक यानी उनका फड्डा हो चुका है, और फड्डा इस बात पे हुआ है। उस्मान हादी कौन थे? इनकी पैदाइश थी 1991 में, तालचनी झाला काठी में हुई थी। बांग्लादेश के इलाके में एक आम से ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, जिसने तालीम और नज़्म व ज़ब्त को अहमियत दी, और उन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया। यूनिवर्सिटी के दौरान वो तालिब इल्मी के दौरान जो है वो तालिब इल्मों की जो स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स होती है उसमें आगे तहरीकों में हिस्सा लिया, और 2010-11 के दौरान सियासी शऊर और क़यादत की तरबियत हासिल की, जिसके बाद इनमें तहरीकी अंसर कायम हुआ। 2024 में हादी ने जो स्टूडेंट्स के एहतजाज पूरे बांग्लादेश में होते थे उसमें बड़ी कायदाना किरदार अदा किया, साफ़ और शफाफ क़यादत के हक़ में आवाज़ बुलंद की। जुलाई 2024 की तहरीक के दौरान उन्होंने अपनी पार्टी इनकलाब मंचा की बुनियाद रखी और अवामी लीग पर पाबंदी की तहरीक शुरू की। अवामी लीग के सख्त ख़िलाफ़ थे, और अभी जो ढाका में जो उनको कत्ल किया गया, उसी दिन इलेक्शंस का, फरवरी में जो बांग्लादेश में इलेक्शन उन्होंने ऐलान किया गया था, फिर इनको मार दिया गया। इन्होंने इलेक्शन लड़ने का भी ऐलान किया था ढाका से आज़ाद हैसियत में, तो उस पर बहुत बांग्लादेश भर में गम गुस्सा पाया जाता है। और फिर इंडियन मुखालिफ जज्बात बहुत खुलकर सामने आए हैं। तो ये देखें, आखिरकार 2 कौमी नज़रिया सच ही साबित हुआ, और बांग्लादेश में दिन ब दिन पाकिस्तान से मोहब्बत बढ़ती जा रही है और इंडिया से नफ़रत बढ़ती जा रही है। और लोग, और यही वजह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की डायरेक्ट फ़्लाइट्स, तजारत, हर चीज़ में, दिफा में भी तावन आगे बढ़ता जा रहा है, और ये ठंडी हवाएँ पाकिस्तान को बांग्लादेश से आना शुरू हो गई हैं। अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आज का शो आपको पसंद आएगा। देखते रहें आज का सच।